दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दिल्ली को रेशमी नगर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने यूं ही नहीं कहा। और 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन जब दिल्ली रोशनी से नहाई हुई थी, उस दिन दिल्ली से सैकड़ों कोस दूर कोलकाता के एक घर में, वह भी अंधेरे कमरे में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यूं ही नहीं बैठे थे। और तो और 26 जनवरी 1950 जब पार्लियामेंट दुल्हन की तरह सजी हुई थी, इसी दुल्हन की सजी पार्लियामेंट को लेकर अंग्रेजी शासन व्यवस्था के तहत हिंद स्वराज में 1909 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने संसद की तुलना वेश्या से यूं ही नहीं की थी। यह इतिहास के ऐसे पन्ने हैं जिनको आप जब चाहे तब पलट सकते हैं, लेकिन क्या ये पन्नों में लिखे हुए शब्द मौजूदा वक्त में एक गोल्डन यानी स्वर्ण अक्षरों की तरह अंकित नजर आते हैं क्या? यह एक सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में जब आप 70-75 वर्ष के इतिहास को टटोलते हुए आइएगा तो मौजूदा वक्त में हो सकता है आपके सामने राजनीतिक सत्ता की ताकत एक नए एहसास के साथ खड़ी हो। इस राजनीतिक सत्ता के सामने संसद मायने नहीं रखती है, संवैधानिक संस्थान मायने नहीं रखते हैं। इस देश के भीतर में बनती नीतियां और उन नीतियों पर लगती कानूनी मोहर, उसको भी राजनीतिक सत्ता अपने अनुकूल संसद से लेकर सड़क तक कैसे कर लेते हैं, यह हुनर शायद उस दौर में किसी को नहीं आया होगा जब देश को आजादी मिली होगी। लेकिन मौजूदा सच क्या है? मौजूदा सच है कि पार्लियामेंट को लेकर क्या कोई आस इस देश के नागरिकों के भीतर बची हुई है? यह सवाल है। क्या इस देश के संवैधानिक संस्थान वो काम कर पा रहे हैं जो स्वायत्त होने पर उनके पास जो अधिकार हैं उसका उपयोग क्या वो कर पाते हैं, या करना चाहिए, या कर क्यों नहीं पा रहे हैं? यह भी एक सवाल है। इस देश में संविधान की व्याख्या करने के लिए मौजूद सुप्रीम कोर्ट ही क्या वाकई सत्तानुकूल परिस्थितियों से हटकर संविधानुकूल परिस्थिति के साथ व्याख्या तमाम उन एस्पेक्ट्स का करती है जो मामले उसके सामने आते हैं? यह भी एक सवाल है। तो क्या यह माना जाए कि इस देश के भीतर में पहली बार एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें हर किसी को इंतजार आंदोलन का था, और आंदोलन जब सड़क से उठेंगे, वह भी इस देश में किसानों के आंदोलन जब सड़क से उठेंगे, तो जाहिर है पहली बार वह राजनीतिक व्यवस्था जो अपनी परंपराओं को बीते 70 वर्ष से लगातार पुख्ता करती आ रही थी और अपनी ताकत को बढ़ाती चली आ रही थी, पहली बार आंदोलन ने उस राजनीतिक व्यवस्था, उसकी विचारधारा और सोच पर हमला किया था। क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग समुदाय हो, अलग अलग प्रांत हो, हर की मुश्किलें पहली बार आंदोलन की तरफ एक आस और उम्मीद के साथ देख रही थी। जो खतरा है उस राजनीतिक सत्ता व्यवस्था के लिए जिसमें फेडरल स्ट्रक्चर तहस नहस हो जाता है, जिसमें पार्लियामेंट की महत्ता लोगों के सिर गिनने के साथ हो जाती है, जिसमें संवैधानिक संस्थानों की जरूरतें उस संवैधानिक संस्थान पर जो सबसे शीर्ष पर व्यक्ति की नियुक्ति होती है वह भी राजनीतिक सत्ता की कलम के जरिए होने लगे, तो फिर स्थितियां कैसी विकट होंगी? शायद यह एक सबसे बड़ा सवाल है। और किसानों का यह आंदोलन मौजूदा वक्त में क्या वाकई राजनीतिक व्यवस्था की चूलें हिलाने लगा है? क्या वाकई राजनीतिक व्यवस्था जिस सोच के साथ चलती है उसमें बदलाव की परिस्थितियों को वो विकसित कर देगा क्या? शायद इसी का एक पहला असर है कि जब कल से पार्लियामेंट शुरू होगी तो उस पार्लियामेंट में अभिभाषण राष्ट्रपति का होगा। उससे पहले 16 राजनीतिक दलों ने ऐलान कर दिया हम बायकॉट करेंगे। लेकिन सवाल है बायकॉट होगा, लेकिन उससे होगा क्या? सवाल है पार्लियामेंट चलती रहेगी और कहा जाएगा इससे पहले भी तो राष्ट्रपति के अभिभाषण का बायकॉट कई मौकों पर हुआ है, तो इस मौके पर हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है? इसी पार्लियामेंट के भीतर जब कल शुरुआत होगी तो लोगों को राज्यसभा में याद आएगा 20 सितंबर 2020 जब 3 कृषि कानूनों पर ध्वनि मत से मुहर लगा दी गई और 21 और 23 तारीख को फिर राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। वही पार्लियामेंट अब उसके बाद पहली बार कल शुरू होने वाली है। तो क्या यह माना जाए कि एक ऐसा किसान आंदोलन जो राजनीतिक व्यवस्था को ही नए तरीके से परिभाषित करने की दिशा में धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस पर नकेल कसने के लिए, उस पर लगाम लगाने के लिए जो कुछ 26 जनवरी का नजारा था वह सब कुछ हुआ? यह भी एक सवाल है। इन सवालों के अक्स तले हमें लगता है कि अब उस हकीकत को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली और मुंबई 2 ऐसे शहर हैं जहां पर सबसे बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी होती है।
दिल्ली में लगभग 84,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती है। उसमें से यह अलग मसला है कि 20,000 पुलिसकर्मी तकरीबन वीवीआईपी सुरक्षा में लगे रहते हैं। और उससे हटकर लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए अगर 60,000 पुलिसकर्मी भी हैं तो इससे ज्यादा तैनाती देश के किसी हिस्से में कहीं पर भी नहीं है। और इस देश के भीतर में सबसे सुरक्षित जगह या जहां पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती 24 घंटे हर दिन रहती है, वो जगह और कोई नहीं है। पार्लियामेंट के बाद अगर कोई दूसरी जगह है तो वह लाल किला है। यानी इन दोनों जगहों पर दिल्ली की सड़कों पर अगर दिल्ली पुलिस चाहे तो इतनी बड़ी तादाद में, और वो ना सिर्फ आधुनिक उपकरणों से लैस है बल्कि वह इस रूप में शिक्षित है, उसको इस रूप में स्पेसिफाइड तरीके से डेवलप किया गया है कि उसको किस किस परिस्थिति में कैसी कैसी स्थितियों का सामना करना है। लेकिन बावजूद इसके 26 जनवरी का जो नजारा था दिल्ली की सड़कों पर, वो लग रहा था जैसे किसी देश के दूरस्थ इलाके में किसी जिले में कुछ हंगामा हो गया और पुलिस से संभले नहीं संभल पा रहा है। और जिस तरीके से लाल किले में परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, सन 2000 में पहली बार लश्कर तोयबा के 6 लोगों ने वहां पर अटैक किया था लाहौरी गेट के पास ही। वो पूरा का पूरा हिस्सा, वहां पर 2 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हो गई थी, एक नागरिक भी मारा गया था, लेकिन उन्हें भी मार गिराया गया था 2 लोगों को। और उस दौर की रिपोर्टिंग भी हमें याद है, हम भी गए थे वहां पर कवर करने के लिए, और उसके बाद देखा था किस तरीके से लाल किले की सुरक्षा को लेकर बंदोबस्त किए गए। यह अलग मसला है कि वो पहले पूरी तरीके से सेना के हवाले रहता था, लेकिन वाजपेयी सरकार के दौर में 2003 में उसको सेना को वहां से हटाया गया, लेकिन सुरक्षा बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। और यह सुरक्षा बंदोबस्त की परिस्थिति 26 जनवरी 1950 को भी मौजूदगी थी। और दिल्ली में मौजूदगी, पुलिस वालों की मौजूदगी, जिस लिहाज से अगर हर पुलिसकर्मी सड़क पर आ जाए तो सिवाय आपको खाकी के यहां कुछ दिखाई नहीं देगा। इतनी बड़ी तादाद में दिल्ली में पुलिसकर्मी, थाने, चौकी, सब कुछ है। अलग अलग तरीके से इक्विपमेंट्स का मतलब यह है हथियार ही नहीं, बल्कि चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो गाड़ियां हो, हर चीज की मौजूदगी अपने तरीके से है। फिर भी जो हुआ वो हमारी आंखों के सामने है, और ऐसी हिंसा को कोई भी किसी भी रूप में समर्थन नहीं दे सकता है, यह असंभव है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, यह देश किसका है? नागरिकों का है। इस देश के भीतर में नागरिक अगर सामूहिक तौर पर एक साथ एक सोच के साथ रह रहे हैं तभी वह देश है, और उस एक सोच के साथ ही संविधान का निर्माण होता है। देश के गृह मंत्री उन 30 पुलिसकर्मियों, उन 300 पुलिसकर्मियों के कुशल क्षेम पूछने गए, उनसे जानकारी हासिल करने गए, आपकी तबीयत ठीक है, आपका मनोबल गिरा तो नहीं है? अच्छी बात है, कोई इनकार नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय के अधीन ही दिल्ली पुलिस आता है, तो वो उसके लिहाज से, एक लिहाज से अभिभावक के तौर पर गृह मंत्री को वहां जाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आंदोलन के वक्त में सैकड़ों किसानों की जो शहादत हुई, उसके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं है। बीते 2 महीनों से जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ चलते चला जा रहा है। शायद इसीलिए इस देश के भीतर में जितनी बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, जितनी बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं, जितनी बड़ी तादाद में 2 जून की रोटी मुहैया करने की मशक्कत और तेजी से बढ़ी है, और जितनी बड़ी तेजी से असमानता भारतीय समाज में बढ़ी है, यह सब कुछ इसी दौर की देन है। इसीलिए आज सवाल उससे बड़ा है। आज सवाल इस बात को लेकर है, क्या एक ऐसा आंदोलन जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की चूल्हे हिला सकता है, उस आंदोलन को खत्म किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो जानकारी बहुत साफ तौर पर है कि चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, चाहे शाहजहांपुर बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मियों की तैनात है। गाजीपुर में पानी की सप्लाई काट दी गई है, बिजली की सप्लाई काटी जा चुकी है। अगर ये दोनों चीज कटेगी तो वहां लंगर कैसे चलेगा? नहीं चलेगा, या फिर आप पानी भर भर के लेकर आएंगे कहीं से। सबके नाम नोटिस जारी हो गया है। नोटिस जारी होने का मतलब यह है कि एक तरफ इस देश में एक कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार के दरवाजे खुले हुए हैं, जिस वक्त कल देश के कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता रहे थे हमने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं, उसी वक्त
लगातार दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करते हुए नोटिस जारी कर रही थी उन्हीं नेताओं के नाम जिन नेताओं को बातचीत के लिए बार बार सरकार के दरवाजे पर जाना पड़ा। एक दो बार नहीं 11 बार गए वो लोग, सबके खिलाफ नोटिस है। दूसरी परिस्थिति क्या है, वो नोटिस जिन्होंने नहीं लिया उनके टेंट पर चस्पा कर दिया गया। तीसरी स्थिति क्या है, दर्ज है कि आपको अपना पासपोर्ट भी जब्त कराना है, जैसे ये लोग देश छोड़कर भागने वाले हैं। यह भी मैसेज उसके साथ है, क्योंकि पहले दिन ही सुप्रीम कोर्ट के भीतर अटॉर्नी जनरल इस जिक्र को कर चुके हैं कि दरअसल इसमें खालिस्तानी आंदोलन से जुड़े लोग सक्रिय हैं, यानी यह आंदोलन खालिस्तान की हिमायती वालों का आंदोलन है। यह मैसेज भी सुप्रीम कोर्ट के भीतर तक दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर कहा गया खालिस्तान